मैं लेबनान में एक औरत के घर गाड़ी चलाता था। इसकी जवान बेटी मुझे गलत नजरों से देखती थी और जब भी मेरे साथ गाड़ी में जाती तो वो मेरे करीब आने की कोशिश करती। एक दिन मेरी मालकिन ने मुझसे कहा कि तुम 2 महीने के लिए मेरी बेटी से शादी कर लो और अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें जेल भेज दूंगी। मैंने इसकी बेटी से शादी की, लेकिन शादी की रात इसकी बेटी को देखकर मेरी रूह कांप उठी क्योंकि वो लड़की, मैं लेबनान में एक बहुत अमीर औरत के घर ड्राइविंग करता था। उस औरत की बेटी को कहीं भी जाना होता तो वो मेरे साथ ही जाती थी। मैंने आज तक उस औरत की बेटी का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो हर वक्त अपना चेहरा एक रुमाल से ढांप के रखती थी और आंखों पर भी काला चश्मा लगाया होता था। एक दिन मैं इसकी बेटी को बाजार लेकर गया तो वापसी पर वो मेरे साथ अकेली सीट पर बैठ गई। मुझे कुछ घबराहट सी होने लगी क्योंकि ऐसा आज पहली बार हुआ था, वरना आज से पहले वो हमेशा पीछे वाली सीट पर ही बैठती थी। हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब उस लड़की ने चलती गाड़ी में मेरे हाथ पर अपना हाथ रख दिया। डर की वजह से मेरा पूरा बदन कांपने लगा क्योंकि पहली बार मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था। इसकी हरकत से मुझे पसीने आने लगे। आज वो लड़की मुझे किसी और ही नजर से देख रही थी। इसके देखने से मुझे खुद को शर्म महसूस हो रही थी। मैंने गाड़ी की स्पीड तेज कर दी और जल्दी से घर पहुंच गया। मैं अपने कमरे में बैठकर उस लड़की की आज की इस हरकत के बारे में सोच ही रहा था कि उसी लम्हे मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और जो बात उसने मुझसे कही वो सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। वो मुझसे कहने लगी कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत ज्यादा दौलत दूंगी और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी। मैं इस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि मैं पाकिस्तान में किसी और लड़की को पसंद करता था, लेकिन अपनी गरीबी और उस औरत की धमकी के डर से मैंने इसकी बेटी से शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसने मुझसे ये भी कहा कि अगर तुम चाहो तो 2 महीने बाद मेरी बेटी को तलाक दे देना। बस यही सोचकर मैंने शादी कर ली, मगर शादी की रात उस लड़की ने मेरी हालत ही खराब कर दी। मेरी तो रूह ही कांप गई जब उस लड़की ने मुझे लेबनान आए 1 महीना होने वाला था, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे यहाँ आने का किस्सा भी अजीब ही था। अगर मैं किसी को बताता तो वो मेरी बात पर यकीन नहीं करता। मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा। मैं अपने घर की गरीबी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि मेरे घर पर मेरी जवान बहनें बिन ब्याही बैठी थी और इनकी शादी की उम्र निकलती ही जा रही थी। इनकी शादी सिर्फ इस वजह से नहीं हो पा रही थी क्योंकि हमारे पास जहेज का इंतजाम नहीं था। एक दिन मैं सड़क पर परेशान बैठा था कि एक आदमी बड़ी सी गाड़ी में मेरे पास आया और कहने लगा, तुम मुझे परेशान लग रहे हो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, तुम जाओ यहाँ से, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। वो कहने लगा, मैं तो तुम्हें नौकरी देने आया था, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैंने कुछ सोचकर उससे कहा कि ठीक है, रुक जाओ, मुझे पूरी बात बताओ। लेकिन मैं अंदर ही अंदर डर भी रहा था कि कहीं ये आदमी कोई फ्रॉड तो नहीं है। लेकिन वो आदमी कहने लगा, फिक्र मत करो, अगर अपने हालात बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेबनान भिजवा दूंगा, तुम वहाँ मेहनत करके अपने हालात बदल सकते हो। मैं लेबनान जाने के बारे में सुनकर फौरन खड़ा हो गया। मैंने सोचा कि एक बार इस आदमी की पूरी बात सुन लेता हूँ, क्या पता उससे अल्लाह ताला ने मेरी मदद के लिए ही भेजा हो। लेकिन वो आदमी मेरी मदद क्यों करना चाहता था, इसलिए मैंने उससे पूछ ही लिया कि ना तो मैं तुम्हें जानता हूँ और ना तुम मुझे जानते हो, फिर तुम क्यों मेरी मदद करना चाहते हो। तो वो कहने लगा, मैं ऐसे ही रोज किसी गरीब की मदद कर दिया करता हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत कुछ दिया है। लेकिन मुझे उस आदमी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, मुझे उस पर शक हो रहा था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। कुछ दिनों पहले ही अपनी बेवकूफी की वजह से मैं एक नौकरी गवा बैठा था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और उस आदमी के साथ चला गया। वो मुझे अपने साथ लेकर एक बड़े से बंगले में आ गया, मुझे एक बड़े से कमरे में बिठाकर खुद चला गया। कुछ देर बाद वो जब वापिस आया तो उसके हाथ में कुछ पैसे थे। वो पैसे देकर मुझसे कहने लगा, ये लो, तुम इससे अपना पासपोर्ट बनवा लो, कुछ दिनों बाद तुम्हें टिकट भी मिल जाएगी। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि किस्मत मुझ पर ऐसे मेहरबान भी हो सकती है। मैं उसी वक्त पैसे लेकर वहां से आ गया। अगले कुछ दिनों में मैंने पासपोर्ट बनवा लिया। पासपोर्ट बनवाने के बाद मैं उस आदमी के घर गया तो उसने मेरे हाथ में टिकट थमा दी और साथ में एक मोबाइल नंबर भी दिया और कहने लगा, कल तुम्हारी फ्लाइट है, वहां जाकर इस नंबर पर राब्ता कर लेना, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। मैं अपने घर वालों को बताकर लेबनान आ गया, लेकिन एयरपोर्ट से निकलने के बाद जब मैंने वो नंबर अपनी जेब में देखा तो मुझे नहीं मिला। मुझे एहसास हुआ कि मैंने वो नंबर खो दिया है। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूंगा। मैं तो यहाँ किसी को भी नहीं जानता था। पता नहीं वो आदमी कौन था जिसने मुझ पर एहसान करके मुझे यहाँ भेज दिया था। मेरे पास
पास उस आदमी का भी कोई नंबर नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ आकर फंस गया। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। पहले मैंने यहाँ मेहनत मजदूरी शुरू कर दी ताकि अपने पेट की भूख मिटा सकूं। मुझे यहाँ आए 2 महीने होने वाले थे, लेकिन मैंने अभी तक अपने घर पर एक भी रुपया नहीं भेजा था। मेरे लिए तो यहाँ पर पेट पालना ही मुश्किल हो रहा था। जैसे तैसे करके मैं 2 वक्त की रोटी कमा रहा था। शायद खुदा को मेरे ऊपर तरस आ गया, या मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अमीर आदमी मुझे अपने घर ले गया और मालिक की नौकरी दे दिया। मुझे वहां से तनख्वाह भी अच्छी मिलने लगी थी। मालिक की एक रिश्तेदार औरत थी, वो अक्सर इनके घर पर आती जाती रहती थी और वो जब भी आती तो मुझे घूर घूर कर देखती रहती। एक दिन मेरे मालिक ने मुझे उस रिश्तेदार औरत के घर भेज दिया। कहने लगे कि आज से तुम वहीं पर काम करोगे और इनके घर पर ड्राइविंग करोगे। वो औरत मुझ पर बहुत मेहरबान थी, मेरी तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी। उस औरत ने मुझे रहने के लिए कमरा भी बहुत अच्छा दिया था, लेकिन यहाँ के बाकी नौकर सर्वेंट क्वार्टर में रहते थे, सिर्फ मुझे ही अलग कमरा दिया गया था। उस औरत की एक जवान बेटी थी। जब भी वो कहीं जाती मुझे अपने साथ लेकर जाती, मगर मैंने आज तक उसकी शक्ल नहीं देखी थी। वो खुद को एक चादर से ढक कर रखती थी, उसका चेहरा भी एक रुमाल से ढका हुआ था। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि मुझे उस औरत की बेटी की हरकतें अजीब सी लगने लगी। जब भी वो मेरे साथ कहीं जाती तो गाड़ी में मेरे साथ आगे बैठ जाती और बहाने बहाने से मेरे करीब आने की कोशिश करती। मेरा हाथ पकड़ लेती, लेकिन मैं डर की वजह से चुप बैठा रहता, उससे कुछ नहीं कहता था। एक दिन उस औरत ने मुझे घर के अंदर बुलाया और मुझसे कहने लगी, तुम्हें अपनी बहनों की शादी के लिए कितने पैसे चाहिए? मैंने उनसे कहा कि मुझे तो लाखों रुपए चाहिए। मुझे इनके जहेज का सामान लाना है, क्योंकि मेरी 2 जवान बहनें हैं और मुझे इनकी शादी करनी है। और आजकल का माहौल तो आप जानती है, लड़के वालों की तो डिमांड ही पूरी नहीं होती। वो कहने लगी, तुम जितने पैसे मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगी, जिससे तुम अपनी बहनों की शादी बहुत धूमधाम से कर सकोगे। लेकिन मेरी शर्त है, और वो ये है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी। इनकी ये शर्त सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, बल्कि मुझे तो इनकी बेटी ठीक नहीं लगती थी और मैं वैसे भी अपने मुल्क में ही शादी करना चाहता था, क्योंकि मुझे वहाँ एक लड़की पसंद थी। फिर जब मैंने उस औरत से शादी के लिए मना कर दिया तो उस औरत ने मुझे धमकी दे डाली। वो कहने लगी कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम पर झूठा इल्जाम लगाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। अब मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए मजबूरन मैं शादी के लिए तैयार हो गया। उसने मेरे सामने लाखों रुपए रख दिए और कहने लगी, असल बात यह है कि मेरी बेटी को तुम पसंद आ गए हो, वो तुम्हें बहुत सारी दौलत और शोहरत देगी, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें देगी, तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐश में गुजारोगे, तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है कि तुम शादी से पहले इसका चेहरा नहीं देख सकते, शादी के बाद ही तुम उसका चेहरा देखोगे। ये शर्त सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मगर इतने सारे पैसे देखकर मैंने भी सोच लिया था कि अब मैं जरूर इसकी बेटी से ही शादी करूंगा, क्योंकि इसके बदले वो मेरी जिंदगी बदल देगी और मेरी बहनों की भी शादी हो जाएगी। अब मेरे पास मना करने की कोई वजह ही नहीं थी। मुझे ढेर सारे पैसे और सारे ऐशो आराम मिल रहे थे, और इतने सारे पैसों के बदले अगर मुझे किसी बदसूरत या किसी से भी शादी करनी पड़ी तो मैं उससे भी शादी कर लेता। ये घाटे का सौदा नहीं था। मैंने इस औरत से बहुत सारे पैसे लेकर अपने घर पाकिस्तान भेज दिए ताकि मेरी बहनों की शादी जल्द अज जल्द हो सके। इस सारे केस में एक बात पर मुझे शक हो रहा था, उस औरत की बेटी की शक्ल मैंने आज तक नहीं देखी थी, और दूसरी बात ये कि वो मुझसे ही अपनी बेटी की शादी क्यों करना चाहती थी। कोई तो वजह जरूर थी जो मुझसे छुपा रही थी। यही बात सोच सोच कर मेरा तो दिमाग खराब हो गया था। एक दिन वो औरत कहने लगी, 1 हफ्ते बाद तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी है, वो शादी से पहले ही आ जाएगी, लेकिन तुम इसका चेहरा शादी के बाद ही देखोगे। उस औरत ने मुझे बताया कि मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए अपनी खाला के पास दूसरे मुल्क चली गई है। जैसे ही वो वहां से वापस आएगी उसी दिन तुम्हारी शादी इससे हो जाएगी। मैंने भी सर हिला दिया। मुझे लग रहा था कि ये औरत हमारी शादी बहुत सादगी से करवाएगी, लेकिन उस औरत ने तो इतनी धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी कि मैं हैरान रह गया। सारे फंक्शन इतने जबरदस्त थे कि मैं सोच भी नहीं सकता था। सारी तैयारियां हो चुकी थी और फंक्शन भी हो रहे थे, लेकिन इसकी बेटी अभी तक नहीं आई थी। अब मुझे शक हो रहा था कि क्या ये बिल्कुल शादी के वक्त पर ही आएगी, और यही हुआ। बारात वाले दिन सुबह सुबह मैंने अपने कमरे की खिड़की से देखा, एक बड़ी सी गाड़ी से एक लड़की निकलकर अंदर घर में चली गई, और हमेशा की तरह उसने खुद को एक चादर में ढक रखा था और उसका चेहरा भी ढका हुआ था। वो उसी औरत की बेटी थी जो अब मेरी बीवी बनने वाली थी, मगर उसने आज भी अपने चेहरे पर चादर ढकी हुई थी। ये सब कुछ देखकर मैं हैरान हुआ था। फिर सोचा कि चलो जो भी है, अब शादी में कुछ ही वक्त बचा है और शादी के बाद ये राज भी खुल जाएगा। अब मुझे शादी का इंतजार था। मैंने अपने घर पर इस शादी के बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताया था। मैंने सोचा था कि पता नहीं ये शादी कितने दिन तक चलेगी। मैं अपने
अपने घर वालों को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। हमारी शादी हो गई और शादी के बाद दुल्हन को मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। मैंने बहुत बेताबी से दुल्हन का चेहरा देखने के लिए इसका घूंघट उठाया। जैसे ही उसका चेहरा मैंने देखा, मेरे तो होश उड़ गई। उस औरत ने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से करवाऊंगी, मगर ये दुल्हन के रूप में जो लड़की मेरे सामने बैठी थी वो कोई और लड़की नहीं थी, बल्कि वो तो मेरे मुंह से ही चीख निकलते निकलते रुक गई। मेरा पूरा बदन कांप रहा था। और फिर एक दिन मेरे सामने मेरा मासी आ गया था। जब मैं पाकिस्तान में था, मेरा नाम रिजवान है और मैं बीए करने के बाद नौकरी के लिए मारा मारा सड़कों की धूल छान रहा था। हर नौजवान की तरह मेरा भी पाकिस्तान से बाहर रहने का ख्वाब था। मोबाइल पर बाहर रहने वालों की जिंदगी की वीडियो देख देख कर मेरा भी ख्वाब हो गया था कि काश मेरा भी किसी बाहर के मुल्क में वीजा लग जाए और मैं भी वहीं रहने चला जाऊं। मैं सबसे बड़ा भाई था और मुझसे छोटे 3 बहन भाई और थे। कभी कभी तो मुझे अपने माँ बाप पर भी बहुत गुस्सा आता था कि इन्हें इतने बच्चे पैदा करने से पहले अपने ऊपर और अपने घर के हालात को और हमारी गरीबी देख लेनी चाहिए थी। क्या था अगर वो कम बच्चे पैदा कर लेते, कम से कम मेरी जिंदगी तो आसान होती। घर का बड़ा बेटा होने के नाते मेरे कमजोर कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। मैंने बीए के बाद ही नौकरी करनी शुरू कर दी थी। सुबह मैं कॉलेज जाता और शाम में जॉब करता था। ऐसे ही मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली और फिर नौकरी के लिए सड़कों की धूल छांटनी शुरू कर दी। लेकिन आज के महंगाई के दौर में नौकरी मिलना कोई आसान काम नहीं है। बड़ी मेहनत के बाद और बहुत मुश्किल से एक बड़े साहब के यहाँ ड्राइवर की जॉब मिल गई। सैलरी भी अच्छी खासी थी, इसलिए मैं खामोशी से वहाँ काम करने लगा। सुबह 7 बजे से ही मैं अपनी नौकरी पर चला जाता था और अब साहब की बेटी को दफ्तर छोड़ने चला जाता। कभी दोपहर को 2 बजे तो कभी शाम को 6 बजे। मैं मैडम को ऑफिस से घर वापस लाता। मुझे इसके अलावा और काम नहीं था। बाकी वक्त में मैं फ्री ही रहता, क्योंकि मेरा काम सिर्फ साहब की बेटी को ऑफिस छोड़ने और लेने जाना था। साहब की बेटी ने हमेशा अपना चेहरा कवर किया होता था। मैंने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था और ना ही मुझे देखने की कोई ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं वहां पर सिर्फ अपना काम करने चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि मेरी किसी हरकत की वजह से मैं इस नौकरी से निकाला जाऊं, क्योंकि मेरे घर के हालात भी ऐसे नहीं थे कि मैं कुछ दिन भी घर बैठकर खा सकूं। मेरे दोस्त मुझे समझाते थे अपने मालिक की बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लो, क्योंकि वो एक करोड़पति बाप की बेटी है और तुम भी कुछ कम स्मार्ट नहीं हो। अगर उसे एक बार तुम पसंद आ गए तो सारी जिंदगी तुम्हारी मोच में कटेगी। मैं इनकी इस बात के बारे में कभी कभी सोचता और मेरे दिल में ये ख्याल आता था कि मैं ऐसा ही करूं, क्योंकि ये अमीर होने का बहुत ही आसान तरीका था। लेकिन मैं अपने डर की वजह से मालिक की बेटी के सामने नजर तक नहीं उठा सकता था। उस लड़की ने भी कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता था कि वो शायद गूंगी है, क्योंकि उससे 1 महीने के दौरान मैंने उसे बात करते हुए कभी भी नहीं सुना था। मेरे दोस्त मुझे कहते थे कि तुम खुद ही बात करने की कोशिश कर लिया करो, क्या पता वो जवाब देते। एक दिन मैंने हिम्मत से उससे बात करने की कोशिश की और पूछा, मैडम मुझे कल की छुट्टी चाहिए, कल मैं आपको छोड़ने और लेने नहीं आ पाऊंगा, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैंने सोचा कि वो मुझसे कुछ तो कहेगी, पूछेगी कि क्यों छुट्टी करनी है, क्या वजह है, या तुम्हें कोई काम है। लेकिन उसने तो मुझसे एक लफ्ज भी नहीं कहा और सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि क्यों मैं इस पत्थरदिल लड़की से अपना सर टिकरा रहा हूँ। मुझे नहीं लगता ये किसी भी सूरत मेरे जाल में फंसेगी। अगले दिन मैंने जानबूझकर छुट्टी कर ली, क्योंकि मैं मैडम से छुट्टी की बात कर चुका था। अब मेरे पास छुट्टी करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। मैंने सोचा अगर छुट्टी करके अगले दिन जाऊंगा तो वो मुझसे जरूर पूछेगी कल तुम्हें क्या काम था। लेकिन इसके पूछने से पहले ही उसके बाप ने मुझसे पूछ लिया कि कल तुम कहाँ गायब थे, आए क्यों नहीं थे। मैंने कहा, साहब जी आप कल घर पर नहीं थे, मैंने मैडम साहिबा को बता दिया था कि मुझे कुछ जरूरी काम है, इसी वजह से मैं कल नहीं आ सकता। साहब ने कहा कि अच्छा ठीक है, मगर अगली बार छुट्टी लेनी हो तो मुझे जरूर बताकर जाना, मेरी बेटी से तुम्हें कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, आगे से ये बात ध्यान रखना। मैं इनकी बात पर हैरान होकर सोचने लगा कि साहब अपनी बेटी से इस कदर नाराज क्यों रहते हैं। मैंने कभी भी उनको मैडम से प्यार से बात करते हुए नहीं देखा था। एक दिन घर के पुराने नौकर से मालूम हुआ कि वो साहब नहीं है, बल्कि साहब के भाई की बेटी है। उसका नाम होसिया है। वैसे तो वो किसी और मुल्क में रहती है, मगर साल के कुछ महीने यहाँ गुजारती है। साहब को इनके काम से बहुत ज्यादा नफरत है, मगर वो उसे कुछ कहते नहीं है। मैंने आज तक ध्यान से नहीं देखा था कि वो कहाँ जाती है और क्या काम करती है। मैं सिर्फ उसे उतार कर वापस गाड़ी लेकर आ जाता था। अगले दिन मैंने जिस ऑफिस उसे छोड़ा था, जब मैंने वहाँ का बोर्ड पढ़ा तो उसे पढ़कर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो तो कोई सेंटर था जो किन्नर की देखभाल के लिए बनाया गया था। वो लड़की इसी सेंटर के अंदर चली गई। मैंने गाड़ी कुछ दूर के फासले पे खड़ी कर दी। कुछ देर बाद कुछ किन्नर वहाँ से बाहर निकले तो मैंने एक आदमी से पूछा कि यहाँ की मालकिन कौन है, तो उसने मुझे बताया कि कोसिया मैडम है। बहुत बड़े घराने से उनका ताल्लुक
ताल्लुक है वो बहुत अमीर है और एक बहुत अच्छी लड़की है। वो यहाँ पर किन्नरों को पढ़ाने आती है। मैं उनसे बहुत मुतासिर हुआ, सोचा कि गौसिया मैडम कितनी अच्छी हैं, इन्हें किन्नरों का कितना ख्याल है। अब वो मुझे सच में बहुत अच्छी लगने लगी। मैंने धीरे धीरे इनसे बातचीत करनी शुरू कर दी। कुछ दिनों में ही वो भी मेरे साथ घुल मिल गई। अब अक्सर हमारी बातचीत होती रहती थी। अब वो गाड़ी में बैठते ही अपने चेहरे से उस रुमाल को हटा लिया करती और पूरे रास्ते हमारी बातें होती रहती थी। मुझे भी इनके ताया की तरह इन किन्नरों के लिए काम करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं इनसे ये बात नहीं कह सकता था। मुझे लगने लगा था कि वो भी दिल ही दिल में मुझे पसंद करने लगी है। बहुत जल्द हमारी मुलाकातों की खबर साहब जी यानी गौसिया मैडम के ताया की नजरों में आ गई। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया और मुझसे कहने लगे, क्या तुम जानते हो गौसिया की असलियत क्या है? अगर तुम इसकी असलियत जान जाओगे तो उल्टे कदमों यहाँ से भाग जाओगे। इससे मिलना तो दूर, इसका चेहरा तक देखना पसंद नहीं करोगे। मैंने इनसे कहा कि ऐसी क्या सच्चाई है गौसिया मैडम की, मैं तो उनसे शादी करना चाहता हूँ। मालिक मेरी बात सुनकर मुझे अजीब नजरों से देखने लगे और कहने लगे कि वो कोई लड़की नहीं है, बल्कि वो तो एक किन्नर है। वो ना कोई मर्द है और ना ही कोई औरत, बल्कि तीसरी जात से ताल्लुक रखती है। तुम इससे कैसे शादी कर सकते हो? ये सुनकर तो जैसे मेरे सर पर पूरा आसमान टूट पड़ा। मैं सोचने लगा कि मुझे गौसिया का इन लोगों से लगाव देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि इसकी सच्चाई क्या है। जब भी वो इन लोगों के साथ होती थी तो यही लगता था कि वो भी इन्हीं लोगों का एक हिस्सा है, मगर मैंने कभी उस पर शक करने का सोचा भी नहीं था। उस आदमी ने मुझसे सच ही कहा था। मैं गौसिया की सच्चाई सुनकर उल्टे कदमों वहां से भाग गया। गौसिया से हर तरीके का रिश्ता नाता मैंने खत्म कर लिया। अब मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं रहा था, क्योंकि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। उसकी सच्चाई जानने के बाद मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। मैंने वो नौकरी भी छोड़ दी थी, लेकिन वो नौकरी छोड़कर मैंने जगह जगह के ठोकरे खाने के बाद मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई और मैं लेबनान चला आया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद मेरी किस्मत में क्या लिखा है। शादी के लिए हाँ करते हुए मेरे दिमाग में दूर दूर तक भी गौसिया का ख्याल नहीं आया था, मगर जो सोचा नहीं था वो हो गया। उस वक्त मेरी दुल्हन के रूप में कोई और नहीं बल्कि गौसिया ही मेरे सामने दुल्हन बनकर बैठी थी। जितना हैरान मैं उसे देखकर हुआ था, उतना ही वो भी मुझे देखकर हैरान हो गई थी। मैंने अपना सर दोनों हाथों से थाम लिया। मैं तो ये सोच सोचकर पागल हो रहा था कि मैंने किन्नर से शादी कर ली। मुझे तो चक्कर आने लगे थे, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं मैडम से पैसे ले चुका था और अपने घर पर भी भेज चुका था और इन्हीं पैसों से मेरी बहनों की शादी की तैयारियां भी चल रही थी। अगर मैंने मैडम से पैसा नहीं लिया होता तो मैं उसी वक्त वहां से भाग जाता। मेरी मजबूरी और मेरे लालच ने मुझे आज कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया था कि मैंने किन्नर से शादी कर ली थी और अब एक किन्नर मेरी बीवी के रूप में मेरे सामने बैठी थी। मैंने गुस्से में आकर उसे अपने कमरे से निकाल दिया। वो कुछ नहीं बोली और खड़ी हो गई और अपनी माँ के पास चली गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, मैंने उसी वक्त अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया। मैं उसको अपने कमरे में एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पूरी रात मैंने जागते हुए गुजारी। जैसे ही सुबह हुई तो मेरी सास मेरे पास आई और मुझे धमकी देकर बोली, चुपचाप मेरी बेटी को अपना लो और फंक्शन के लिए तैयार हो जाओ, वरना तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं तुम्हें जेल भिजवा दूंगी। तुम्हें अपनी बाकी की सारी जिंदगी वहीं काटनी पड़ेगी। सोचो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। अब मैं मजबूर होकर अपनी फैमिली की खातिर उठकर खड़ा हुआ और फंक्शन के लिए तैयार हो गया, क्योंकि मैं जानता था कि उस औरत की पहुंच बहुत दूर तक है। वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती थी और मैं यहाँ किसी को जानता भी नहीं था। जब मैं बाहर गया और गौसे का तैयार देखा तो वो कहीं से भी किन्नर नहीं लग रही थी। उसे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो लड़की है बल्कि किन्नर नहीं है। मैं बहुत उलझ कर रह गया था। फंक्शन खत्म होने के बाद रात को मैं कमरे से बाहर निकलकर लॉन में आ गया। तब मेरी सास मेरे पास आई और प्यार से मुझसे कहने लगी, तुम यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? मैंने उनसे बहुत गुस्से में कहा कि आपने मुझे धोखा दिया है। आपने मुझसे कहा था कि मेरी आपकी बेटी से शादी होगी, यानी एक लड़की से शादी होगी, लेकिन आपने मुझे धोखा दिया और मेरी शादी एक किन्नर से करवा दी। आपने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। वो कहने लगी, तुम्हें किसी ने गलत खबर दी है। मेरी बेटी किन्नर नहीं है बल्कि सच्चाई कुछ और ही है जो तुम नहीं जानते। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे कोई सच्चाई नहीं सुननी, बस आप मेरी जान छोड़ दे। इससे पहले मेरी सास मुझसे कुछ कहती, गौसिया कमरे से निकल कर आई और बोली, ठीक है, 2 महीने बाद तुम मुझे तलाक देकर वापस पाकिस्तान जा सकते हो और मेरी माँ ने तुम्हें जितने भी पैसे दिए हैं वो भी तुमसे वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन मेरी एक और शर्त है। मैं गौसिया की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया कि चलो 2 महीने बाद ही सही, मेरी जान तो छूट जाएगी। इस 2 महीने के लिए इसकी शर्त ये थी कि दूसरे लोगों के सामने मुझे इसका एक अच्छा शौहर बनने का नाटक करना होगा, क्योंकि अभी हमारी शादी हुई थी और अब हमें रोज दावतों पर जाना पड़ रहा था। मैं बहुत हैरान होता और सोचता रहता था कि यहाँ लबनान में क्या कोई भी गौसिया की असलियत नहीं जानता कि वो क्या है। इन 2 महीनों के अंदर
अंदर मैंने इस पर पूरी नजर रखी, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी वैसी बात पता नहीं चली। दिन के वक्त मुझे हर वक्त उसके साथ रहना पड़ता था, लेकिन रात होते ही मैं दूसरे कमरे में चला जाता और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती। ऐसे ही करते करते 2 महीने पूरे हो गए। मैंने तलाक के पेपर तैयार करवा लिए थे। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तुम एक बार फिर से सोच लो, अभी भी वक्त है, तुम सच्चाई नहीं जानते हो, वरना ऐसा ना हो कि जब तुम्हें सच्चाई मालूम हो तो तुम्हारे पास पछताने के अलावा और कोई चारा ना बचे और तुम हाथ मलते रह जाओ और अपने किए पर जिंदगी भर पछताते रहो। मैं समझ गया था कि वो मुझे रोकने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। वो मुझे ब्लैकमेल करके अपनी बेटी के साथ ही रखना चाहती है, लेकिन मैं पाकिस्तान वापस जाने का फैसला कर चुका था। मैं उसे तलाक देकर वापस आ गया। अब यहाँ आकर मुझे एक नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी थी। यहाँ मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं थी, इसलिए मैंने मेहनत करनी शुरू कर दी। जो मेरे दिल में सपने थे वो सब पूरे हो गए थे। 2 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद मैं एक छोटा सा बिजनेस खड़ा करने में कामयाब हो गया था। इसी काम के सिलसिले में एक बड़े ब्रांड के ऑफिस में मीटिंग करने मुझे अपने दोस्त की कंपनी में जाना पड़ा। तो वहाँ उस ऑफिस में गोसिया को देखकर बहुत ज्यादा हैरान रह गया और ये जानकर दंग ही रह गया कि वो मेरे दोस्त की बीवी है। मैंने अपने दोस्त को सबके सामने खींचकर कहा, तुमने ये क्या किया? तुमने किससे शादी कर ली? मेरा दोस्त मेरा हाथ पकड़कर मुझे उसी वक्त दूसरे कमरे में ले गया और मुझसे कहने लगा कि यहाँ ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, क्या तुम जानते हो कि तुमने किससे शादी की है? वो कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ और मैं वो सब भी जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। मैं कहने लगा, क्योंकि तुम पागल हो गए हो। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं कोई पागल नहीं हूँ, मैं गोसिया की पूरी सच्चाई जानता हूँ। गोसिया किन्नर नहीं है, बल्कि वो एक बहुत अच्छी लड़की है। जब वो पैदा हुई थी तो डॉक्टर को ऐसा लगा था कि वो किन्नर है, मगर 15 साल की उम्र में कुछ बीमारियों के रहते हुए उसका एक ऑपरेशन हुआ तब वो एक लड़की बन गई। लेकिन इसके खानदान वालों ने इस बात पर यकीन नहीं किया और गोसिया के पड़ोसी और खानदान वालों ने कहना शुरू कर दिया कि वो एक किन्नर है। लोगों की बातों से तंग आकर गोसिया के माँ बाप उसे लबनान लेकर शिफ्ट हो गए। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद गोसिया ने किन्नरों के लिए कुछ करने का सोचा, क्योंकि इस पर सिर्फ किन्नर होने के इल्जाम ही लगा था, वो किन्नर नहीं थी। फिर भी लोगों और इसके अपने खानदान वालों ने ही इसकी जिंदगी जहन्नुम बना दी थी। इसके अपने ही उसे ताने देते थे। अब वो सोचने लगी थी कि जो लोग सच में किन्नर हैं तो उन लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल होता होगा। इसलिए वो साल के कुछ महीने पाकिस्तान में रहने के लिए आती थी और उसने एक सेंटर खोल लिया था। इस काम की वजह से इसके रिश्तेदारों का शक और ज्यादा बढ़ गया था कि वो लड़की नहीं बल्कि किन्नर ही है। उसी दौरान गोसिया की मुलाकात तुमसे हुई, तुम उसे अच्छे लगने लगे और वो बहुत जल्द ही तुमसे मोहब्बत करने लगी। लेकिन तुम भी और लोगों की तरह ही निकले और इसके ताया की बातों में आकर इसे छोड़कर भाग गए। तुम्हारे जाने के बाद गोसिया बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। जब इसकी माँ को तुम्हारे बारे में पता चला तो उसने तुम्हें लबनान बुलवा लिया। तुम्हारे जाने के सारे इंतजाम भी उन्होंने ही किए थे। वो किसी भी हाल में अपनी बेटी का दिल और घर बसाना चाहती थी, इसलिए तुम्हें मजबूर करके और तुम्हें पैसों का लालच देकर तुम्हारी शादी उन्होंने गोसिया से करवा दी। वो सोच रही थी कि शादी की रात तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और सच्चाई पता चल जाएगी कि गोसिया एक किन्नर नहीं बल्कि एक लड़की है। लेकिन तुम तो इतने पत्थर दिल निकले कि तुमने गोसिया की बात सुनना गवारा नहीं किया और उसे अपने कमरे से निकाल दिया। तुम गोसिया को वही समझ रहे थे जो तुम्हें लोगों ने बताया था। अगर तुम एक बार भी इससे बात कर लेते तो तुम्हें सच्चाई पता चल जाती, मगर तुम उसे तलाक देकर यहाँ वापस आ गए। तुम्हारे जाने के बाद एक बार फिर से ये बहुत ज्यादा टूट गई थी। उस वक्त मैंने उसे सहारा दिया और इसकी सारी सच्चाई जानने के बाद मैंने इसे शादी के लिए प्रपोज किया। अब हम वहाँ से हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए। ये सारी बातें मुझे खुद गोसिया ने अपने मुंह से बताई थी ताकि कल को मैं इसे तुम्हारी तरह छोड़कर ना चला जाऊं। ये सब बातें सुनकर मैं तो ऐसा हो गया था जैसे मेरे जिस्म में जान ही ना हो। ये मैंने क्या कर दिया था? मैंने अपने हाथों से ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी थी। मेरा 2-6 सालों से धक्के खा रहा था, लेकिन इससे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी और अब गोसिया से शादी करने के बाद वो आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन बैठा था। मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि किस्मत ने बार बार तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दी, मगर तुमने लोगों की बातों में आकर हर बार उसे धुतकार दिया। तुम बहुत बदकिस्मत हो कि गोसिया जैसी लड़की को तुमने छोड़ दिया। सारी बात पूरी होने के बाद मैं बहुत दुख के साथ ऑफिस से बाहर निकल कर आ गया। इन सब में सारा कसूर मेरा अपना था, सारी गलती मेरी अकेले की ही थी। काश मैं उस वक्त उसकी बात सुन लेता तो आज वो मेरी बीवी होती। मैंने तो उसके साथ बहुत गलत किया था, इसलिए शायद खुदा ने इससे मुझसे दूर करके उसे एक अच्छे जीवन साथी का साथ दे दिया। अब मेरे पास पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं था। काश अब सारी जिंदगी मेरे साथ ही रहना था, क्योंकि मेरे जैसे बेवकूफ की सजा यही होती है कि वो काश के सारे ही अपनी जिंदगी गुजार ले। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को
को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।